आम इंस्टीट्यूशन जो है, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, उस पर आरएसएस का आप कंट्रोल है। आपको क्या नहीं किया लगता जाए? कि आप एक हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ तो रहे क्या हैं? किया जाए? तो घर बैठ जाए चुपचाप सत्ता के भाई। साथ वही है। ओहो, मैं कह रहा हूँ कि घर बैठ जाए। सत्ता के साथ क्या करें? जाके नफरत फैलाएं देश में, हिंदू मुसलमान करें, दलितों को कैसे मंदिर में नहीं घुसने देना है, कैसे उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देना है, ये सब करें। राष्ट्रगान के बारे में लिखा है कि जनगण मन जो है ये आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है। ये किसने लिखा है? आरएसएस ने लिखा है। किस आजादी के आंदोलन में इनका कोई इतिहास नहीं है। ये कहिए कि आपके उन लोगों का संगठन है जो कहते हैं दलित को गले में हांडी बांध के घूमना चाहिए, पीछे झाड़ू बांध के घूमना चाहिए, ऐसे बोलिए ना फिर आप। तो आप वर्ण व्यवस्था को, आप हिंदू हैं, आप वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते? मैं गैर बराबरी को बिल्कुल नहीं मानता। गैर बराबरी को हमारा संविधान नहीं मानता, तो हम कैसे मानेंगे? संसद में वंदे मातरम को लेकर और एसआईआर को लेकर बड़ी बहस चल रही है। मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के सांसद, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह हैं। आप कह रहे हैं कि आरएसएस वाले मुखबिर हैं, वो तो राष्ट्रवादी संगठन है। तो राष्ट्रवादी संगठन जो है उसके एक नेता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनकी अंग्रेज गवर्नर को जो चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, वो पढ़ा आपने? उसमें उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखा है जब वो बंगाल में वित्त मंत्री थे, मुस्लिम लीग के साथ थे। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। यानी कि देश के आजादी के आंदोलन को, जिसमें क्रांतिकारी अपनी जान दे रहे थे, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, उसको पूरी तरीके से कुचल देना चाहिए। ये कौन लिख रहा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरी बात, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि 42 में अंग्रेजों की सेना में ये लोग भर्ती करा रहे थे हिंदुस्तानियों को, जितने भी इनके लोग हैं। तीसरी बात, 28 दिसंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर का मुखपत्र जो इनका है आरएसएस का, उसका अंक खोलिए, उसमें लिखा है, आरएसएस ने लिखा है राष्ट्रगान के बारे में। राष्ट्रगान के बारे में लिखा है कि जनगण मन जो है ये आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है। ये किसने लिखा है? आरएसएस ने लिखा है। किसमें? अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में। उसके बाद 52 साल तक इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। देश की आजादी के आंदोलन में इनका कोई इतिहास नहीं है। वंदे मातरम लगा के अगर इनका एक भी आदमी जेल गया हो तो आप बताइए। मैंने तो कल पूछा कि भाई 4 आदमी आपके गए हो जेल, सावरकर, तो आप बताइए वो वंदे मातरम लगा के जेल में गए? नहीं, वीर सावरकर आजादी के आंदोलन की वजह से काला पानी की मर्सी पिटीशन पढ़ी है आपने उनकी? नहीं पढ़ी ना? तो अगर पढ़े होते तो ऐसे नहीं कहते आप। एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद तब आप देखिएगा। नहीं, लेकिन जेल तो गए ना सर। मैं आपसे यही कह रहा हूं ना। शहीद आजम भगत सिंह भी तो मर्सी पिटीशन, गरीब गरा मुर्दा उखाड़ रहे हैं ना भैया। शहीद आजम भगत सिंह भी तो मर्सी पिटीशन दे सकते थे सर। ये तो आप इतिहास, आज के डेट में आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, तो जब आप वंदे मातरम पे बात करेंगे तो आपका इतिहास नहीं बताया जाएगा कि आपने जब लोग वंदे मातरम लगा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, ये नहीं बताया जाएगा? तो आरएसएस तो राष्ट्रवादी बनी ही, अच्छा, राष्ट्रवादी हिंदू संगठन है, वो हिंदुओं का भला करने के लिए, उसको अंग्रेज और मुगल से क्या लेना देना है? अच्छा, तो 100 साल हो गए ना। एक दलित का नाम बताओ जो आरएसएस का प्रमुख रहा हो। हिंदुओं का संगठन है ना। एक दलित का नाम बताइए जो आरएसएस का प्रमुख रहा है। मोहन भागवत ने कहा, अरे भाई, हिंदुओं का संगठन है ना, आपने कहा। एक दलित का नाम बताइए जो 100 साल में आरएसएस का प्रमुख रहा है। वर्ण व्यवस्था भी तो बनाया। एक पिछड़े का नाम बताइए जो आरएसएस का प्रमुख रहा है। सर, हिंदू धर्म के जो वर्ण, कैसे कह रहे हैं? हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है उसके हिसाब से आप ये कहिए कि आपके उन लोगों का संगठन है जो कहते हैं दलित को गले में हांडी बांध के घूमना चाहिए, पीछे झाड़ू बांध के घूमना चाहिए, ऐसे बोलिए ना फिर आप। वर्ण व्यवस्था को, आप हिंदू हैं, आप वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते? मैं
गैर बराबरी को बिल्कुल नहीं मानता, गैर बराबरी को हमारा संविधान नहीं मानता, तो हम कैसे मानेंगे? क्या भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप भेदभाव करें? जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, वो इजाजत देता है आपको? नहीं देता। मंदिर का शिलान्यास हुआ, राम मंदिर का, उस समय देश का राष्ट्रपति कौन था? रामनाथ कोविंद, ये श्री रामनाथ कोविंद जी थे। अच्छा। तो जब योगी जी गए, उनके साथ राज्यपाल गई, जब प्रधानमंत्री गए तो उनके साथ राष्ट्रपति क्यों नहीं गए? अब तुम, क्योंकि वो दलित समाज से थे। पिछड़ा के बेटा को आरएसएस जब ये उद्घाटन हुआ मंदिर का, उस समय राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। हाँ। तो जब योगी जी गए, आनंदीबेन पटेल जी गई, तो प्रधानमंत्री के साथ भागवत जी क्यों गए? भागवत जी मणिपुर के राज्यपाल हैं, क्यों गए वो? कि मेघालय के राज्यपाल हैं। आपको आरएसएस से क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, प्रॉब्लम यही है, सब में वही यही है प्रॉब्लम, कि ये भेदभाव वाला संगठन है, ये भेदभाव वाला संगठन है। इनको मुसलमानों से नफरत है, इनको दलितों से नफरत है, इनको पिछड़ों से नफरत है। इन्होंने सिखों को खालिस्तानी खालिस्तानी कह के अभी बदनाम किया जब किसान आंदोलन चल रहा था। तो ये प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है? आप आग से खेल रहे हैं। ये जो आपने जो बीड़ा उठा लिया है, अरे छोड़िए, आप कहाँ, देखिए एक बात समझिए आप, मैंने आपको इसके पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों से 10,000 गुना कम संसाधन में अपना आंदोलन चलाया होगा। काशी राम जी ने भी 1,000 गुना कम संसाधनों में अपना आंदोलन चलाया होगा। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, शहीद अशफाक उल्लाह, ये जितने क्रांतिकारी थे, वो तो हम लोगों से 1,000, 10,000 गुना कम संसाधनों में इस देश के लिए लड़े। तो थोड़ा बहुत हम लोग भी कष्ट झेलने। आप इसको कहते हैं, इसको थोड़ा जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहने के लिए सारी चीजें, इसको आप जीने की कोशिश कर रहे हैं। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, यही तो नारा लगाते थे हम नौजवानी में, आज भी वही लगाते हैं। मतलब आप तो इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी। आप एक बार जेल भेजे जा चुके हैं, तो क्या हो गया? डर तो क्या हो गया? कितने लोग जेल जा चुके हैं राजनीति में, कितने लोग जेल जा चुके हैं। जब सच के लिए आप बोलेंगे, लड़ेंगे, तो आपको जेल में भेजेंगे, मुकदमे लिखेंगे, लाठी चलवाएंगे आपके ऊपर, गालियां दिलवाएंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। वो सत्ता का काम है, विपक्ष का काम है जनता के लिए लड़ना। कोई नेता इस तरह के जो जातिगत जो इस देश की बनावट है, कम से कम उसमें हाथ नहीं डालना चाहता। नहीं तो नहीं डालना चाहता, ये इसीलिए तो बीजेपी बढ़ रही है भाई, इसीलिए तो बीजेपी बढ़ रही है। इनफैक्ट जो लोग उस वर्ण व्यवस्था के शिकार हैं, जो उस तरफ से आए हैं, उनको दबाया गया है, उनके साथ है, उनको दबाया गया है, उनको कुचला गया है, उनके अधिकारों को छीना गया है। इस बात को आप समझिए। उनको बोलने से पहले इतना भयभीत कर दिया गया है कि हम पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको लड़ना पड़ेगा अगर आप वास्तव में समाज की भलाई करना चाहते हैं। बाकी तो आराम से घर में सोइए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो बेचैनी होती है, इसलिए मैं सड़क पे भी लड़ता हूँ, सदन में भी लड़ता हूँ। आप इस गैर बराबरी के खिलाफ समझौता नहीं करेंगे? मैंने अपने राजनीति की शुरुआत डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मधु लिमे जी, इन लोगों को पढ़ के की। और किसके साथ किया? रघु ठाकुर जी के साथ किया। अपनी राजनीति की शुरुआत वहीं से की। तो एक विचार आपके मन में आ जाता है ना, वो जल्दी आप सोचिए कि तुरंत पाला बदल के इधर से उधर। 10 साल में बहुत लोग जो कल तक सत्ता में कांग्रेस के साथ अपने से वो नहीं होगा, यूपीए के साथ थे, आज वो सब हमसे ये नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। समय की नजाकत को तो समझेंगे ना, हालात ये को सब तो समझेंगे ना। वो लोग ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो लोग इस तरह से परिवर्तित होते हैं, वो इस प्रकार की लड़ाई का ज्यादा नुकसान करते हैं। अच्छा, शशि थरूर ने एक हिम्मत दिखाई, कहा कि हम बीजेपी से मिलते हैं लेकिन सावरकर के नाम पर अवार्ड नहीं लेंगे।
अब वो उनकी मुझे लगता है कि उनको अपने कदम उठाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। ये तो वंदे मातरम है, उस पर तो खैर बीजेपी फंस गई, क्योंकि आजादी से पहले उसके पास कुछ है नहीं। ये जो एसआईआर वाला मुद्दा है, अब ये बड़ा मुद्दा है। एसआईआर में मैंने आपको बिहार के चुनाव के दौरान भी कहा था, फिर से दोहरा दे रहा हूं, 80 लाख वोट अगर कट गए एसआईआर में तो फिर बिहार का चुनाव क्या बचा? कुछ बचा? 68 था, 68 लाख के आसपास। 68 था। कितने डुप्लीकेट हैं, क्या है, तमाम 14 लाख तो डुप्लीकेट वोट है। तो जब इतना बड़ा घोटाला हो रहा है वहां पे, तो क्या एक एक विधानसभा में 60,000 65,000 वोट काट दिए जा रहे हैं? कभी आपने सुना इतने दिन से आप पत्रकारिता कर रहे हैं एक विधानसभा में 65,000 वोट काट दिए जाए? अब यूपी में जो चल रहा है, आप चूंकि यूपी में 3 करोड़ वोट काटने जा रहे हैं। 25 बीएलओ 18% वोट काटने जा रहे हैं। 25 बीएलओ मर चुके हैं। क्या ये सब मुद्दा संसद में रखेंगे? 100% रखेंगे। बीएलओ के मुद्दे को लेकर हमने पूरे उत्तर प्रदेश में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। हम लगातार उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अब जाएगी नहीं। कल मैं एलओपी का भाषण भी सुन रहा था एसआईआर पर। वो कह रहे थे कि तमाम इंस्टीट्यूशन जो है, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, उस पर आरएसएस का आप कंट्रोल है। तो क्या नहीं लगता कि आप एक हारी हुई लड़ाई नहीं, तो क्या किया जाए? तो घर बैठ जाए चुपचाप, सत्ता के साथ बहिए। ओहो, मैं कह रहा हूं कि घर बैठ जाए। सत्ता के साथ क्या करें? जाके नफरत फैलाएं देश में, हिंदू मुसलमान करें, दलितों को कैसे मंदिर में नहीं घुसने देना है, कैसे उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देना है, ये सब करें? क्या करें बताइए? तो ये तो हमसे होगा नहीं, ये तो नहीं होना है। कोई लगता है यूपी बच पाएगी, बंगाल बच पाएगा? लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी चूंकि 240 का रिस्क नहीं लेना चाहती। देखिए यूपी में जो झटका लगा उसको, अब बीजेपी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। देखिए ऐसा है, पूरा कंट्रोल होगा। अगर विपक्ष सजग रहेगा तो ये घपला नहीं कर पाएंगे। क्या करना चाहिए विपक्ष? नहीं, विपक्ष को एक एक वोट अपने बचाने चाहिए। देखना चाहिए कि भाई कहाँ ये लोग वोट कटवा रहे हैं जबरदस्ती। एक कैटेगरी है एब्सेंट, यानी कि अनट्रेसेबल। उस कैटेगरी में ये हजारों हजार वोट डालते जा रहे हैं एक विधानसभा में। यूपी में भी यही खेल हो रहा है। अरे सर, इंडिगो का प्रकरण आपने देखा? सबसे बड़ा क्रीम इस देश का अपर क्लास, इकोनॉमिकल अपर क्लास, उफ नहीं किया। उन लोगों ने 6-10 दिन से क्राइसिस है, चिल्ला तो रहे ना। कहाँ कोई सरकार कह रहा है कि इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं। हवाई चप्पल चला तो रहे थे, चल तो रहा था वहां चप्पल, चमड़े वाला चल रहा था, हवाई वाला नहीं चल रहा था। नहीं तो उनको दिक्कत नहीं है, लोगों को नहीं दिक्कत है तो रहिए आराम से, जो व्यवस्था मिल रही है आपको। हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको? आपका स्कूल आपका स्कूल छीना जा रहा है, आप चुप रहिए। आपका रोजगार छीना जा रहा है, आप चुप रहिए। आपकी संपत्तियां औने पौने दामों पे बेच दी जा रही है, आप चुप रहिए। आप मजे में रहना चाहते रहिए। तो आपको क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत है, मुझे बुरा लगता है ये सब। मैं नहीं चाहता कि बच्चों के स्कूल बंद हो, मैं नहीं चाहता कि उनको मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिले। मुझे नहीं ये बात पसंद है कि एक सीआरपीएफ का जवान, उसको आप घोड़ी पे इसलिए नहीं बैठने देंगे कि वो दलित समाज से है, इसलिए मैं बोलता हूँ। ये सब तो सनातन मुझे 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 ये नहीं पसंद है कि आप मुसलमानों से नफरत करें, सनातन से चल रहा है, उनका फर्जी इनकाउंटर करें और उनके घर पे बुलडोजर चलाएं। सनातनी व्यवस्था है, हिंदू राष्ट्र बनाना है इसको। कहाँ लिखा हुआ है? मनुस्मृति में है। हिंदू राष्ट्र इस देश के संविधान में क्या लिखा हुआ है वो बताइए ना आप। देश का संविधान क्या कहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा, ये बाबा साहब के संविधान से चलेगा। आपको यकीन है? अभी ये बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ये बाबा साहब के संविधान से चलेगा। 3 बार बोल दिया। और बताइए आप, ये किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा। कल को कोई खड़ा होकर कह दे हमें तमिल राष्ट्र चाहिए, कोई कह देगा तेलंगाना राष्ट्र चाहिए, कोई कह देगा तेलुगु राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा मलयालम राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें आजाद कश्मीर चाहिए, कोई कहेगा हमें नागा राष्ट्र चाहिए, हम कहेंगे हमको सुल्तानपुर कोई राष्ट्र बना दो, वहां का मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। इसका कोई अंत है? क्या लग रहा है? क्या आरएसएस? कोई कहेगा हमें सिख राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा ईसाई।
तो इसका कोई अंत है? आप कैसे देख रहे हैं हालात को? अभी 27 लोग मरे गोवा में और वो दोनों लुथरा भाई ब्रदर मेरी भाग बात गया। आप सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। इस देश का किसान 1 साल तक सड़कों पर बैठा ना। उसने अपने तीनों काले कानून वापस करवाए सरकार से। तंग हो गई सरकार। तो लंबी लड़ाई के लिए लोगों को तैयार होना पड़ेगा। गोवा वाला कभी प्रकरण पता है आपको? जो लुथरा ब्रदर, जो 27 लोग मरे कैसीनो में, भाग गए वो, इंडिगो की इंडिगो से फ्लाइट। भाग गए। वो आपके लिए नहीं है, इंडिगो उनके लिए है। भाग गए, पता है। ये आप यूपी में अभी दूसरी यात्रा करने जा रहे हैं, वहाँ एक आजकल कोडीन भैया बहुत चर्चा में है। 5,000 करोड़ का कफ सिरप, बच्चे मर रहे हैं, कफ सिरप पिलाया देखिए, ये गया। बहुत बड़ा मामला है और ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है। आप अपने पैसे कमाने की होड़ में छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान ले रहे हो। तो इसकी एक सघन जांच करा के जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जवरिया रिटायर्ड, जो जो इस मामले को उठा रहे थे। देखिए, कोई भी आदमी सच के लिए लड़ेगा, उसको उठा के जेल में डालेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी लोगों को उनके पक्ष में बोलना आपका चाहिए। जो ये जो बंदे सोनम वांगचुक जी को जेल में। जबरदस्ती उठा के जेल में डाल दिया। तो कहाँ कोई रेसिस्टेंस है, कहाँ कोई गुस्सा है? अभी एक नेहा राठौर है, उस पर बहुत सारे केस डाल दिए गए हैं। करेंगे ये सब, इसकी हाँ? चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा, फिर से डेमोक्रेसी आ जाएगी? देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष दोनों का महत्व है। तो इससे बड़ी बड़ी मेजॉरिटी की सरकारें पहले रही हैं, कांग्रेस की सरकारें। 412 सीट वाली राजीव गांधी की तब सरकार। फिर तो क्या फिर उस लेकिन समय जायज बातों के लिए आवाज उठाना बंद हो गया था? नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि इनका वो फोर्स के लिए चला ना आंदोलन उस समय। 75 में आपातकाल लगा तो आंदोलन चला ना, लोग गए ना जेल। लेकिन ये देश पर जिनका संसाधन पर कब्जा है वो आरएसएस से सहमति है उनकी। इस देश का जो जो बुजुर्गा वर्ग है वो तो खेल से बाहर है। उस टाइम इस में देश कांग्रेस का से जो सहमति सवर्ण रहे। समाज है उस उसकी टाइम में सहमति कांग्रेस से आरएसएस के सहमति साथ। थी। उस टाइम में कांग्रेस से सहमति इतनी थी। आज सहमति नहीं थी। आरएसएस और बीजेपी से सहमति है। तो आपको उस पर हथौड़ा मारना पड़ेगा ना कि ये गलत हो रहा है। एक आखिरी सवाल सर, आप लगातार मीडिया को देख रहे हैं, कुछ बदलाव दिख रहा है या मीडिया वही है और सोशल मीडिया से देखिए, पूरी तरीके से गोदी मीडिया के रूप में जो देश का प्रमुख मीडिया चैनल है ज्यादातर वो तब्दील हो चुके हैं। जहां तक यूट्यूब चैनल्स हैं, आप जैसे लोग हैं और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत नहीं, अच्छे हमको ढंग तो उसमें से। से बाहर कर दीजिए। अब हम तो बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे, सरकार से सवाल पूछना, आप तो नहीं, जेल आप जाना। आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम आप कल भी आप सवाल आप सुनिए भी ना, हम सरेंडर कर आ, चुके हैं। आ, आप हमको नहीं पत्रकारिता करना है, सरकार हमारा आप भी यूट्यूब का मेरी तरह मजबूर हैं। मोनेटाइजेशन शुरू कर आप भी दे। मेरी तरह मजबूर हैं। तो ये इसलिए आप भी पुतिन वाली लड़ेंगे। खबर देखी आपने, जो कालीन ठेला से उठाकर ले जाया गया? हाँ, नहीं वो नहीं देख पाया। हम लोग धनखड़ साहब से फिर मुलाकात हुई आपकी? नहीं, क्योंकि आप नहीं उनके बड़े करीबी लोगों में से थे। नहीं, तब से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कई बार प्रयास भी किया, फोन ऑन किया, लेकिन क्या हुआ उनके साथ? बात नहीं हो पाई। अब पता नहीं, मुलाकात हो तभी पता चल सकता है क्या हुआ। आपको बहुत मानते थे वो जब ऊपर आए। नहीं, निश्चित रूप से इसमें कोई बात नहीं। और देखिए, मैंने कभी भी चेयरमैन से झगड़ा नहीं किया, पॉलिटिकल पार्टी से झगड़ा किया। हमारी लड़ाई बीजेपी से है। चेयरमैन तो हमेशा सम्मानीय है मोदी हमारे जी से लिए। आपकी कभी भी आमना सामना हुआ है कि नहीं? आप मिले हैं कि नहीं? मोदी जी से एक बार तो तब जब मैंने उनके खिलाफ किसान आंदोलन में नारे लगाए थे। बुलाया उन्होंने? सेंट्रल हॉल में। नहीं बुलाया, नहीं कोई मुलाकात नहीं, मतलब आमना सामना तब हुआ था जब मैंने नारा लगाया था। जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है उस वक्त भी कई बार वो मीटिंगों में आते हैं, लेकिन वो मुझसे बात करना पसंद नहीं करते। सुनते हैं अपोजिशन के प्रति उनका व्यवहार बहुत बहुत तो मुलायम रहता है। नहीं, वो तो बाकी और अपोजिशन वालों से पूछिए, वो आपको ज्यादा बता पाएंगे। आपसे नहीं बात करते हैं? एक बार जरूर ऐसा हुआ। नहीं, मेरी आज तक कभी बात नहीं। एक जन्मदिन पर सेंटेंस। चिट्ठी तो लिखा होगा, वो पत्र हाँ, लिखते हैं सब पत्र MP को। लिखते हैं, वो सारे एमपी को जाता है। एक भी सेंटेंस आज तक हमारी उनकी बात नहीं हुई। एक
वाक्य भी बात नहीं हुई है। यूपी के लोग एक बार वो सारे पार्टी के लीडर से मिल रहे थे, मैं भी आगे खड़ा था, तो सब उनको नमस्ते कर रहे थे, मैंने भी सम्मान में उनके नमस्ते करना चाहा तो उन्होंने मुंह ऐसे फेर के निकल गए। ऐसा भी करते हैं तो इन सब चीजों के लिए बड़े मशहूर हैं। बहरहाल मुझे कोई इस बात का दुख भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेरी बोली भाषा उनको पसंद नहीं आती। आप अपोजिशन के सबसे मजबूत आवाज बन गए हैं। लोगों को लगता है कि संजय सिंह ही लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए बहुत लोग लड़ रहे हैं, मैं ऐसे किसी घमंड में नहीं, ऐसे हूं। कोई बोलता नहीं है पार्लियामेंट लेकिन में। हाँ, ये जरूर है, मैं कोशिश करता हूं कि भाई जो सच बात है उसको देश के सामने लाऊं, और वंदे मातरम की बहस में भी मैंने यही कोशिश की कि जो इनकी सच्चाई है वो देश के सामने रखी जाए। भाई आप एक तरफा अगर फायरिंग करेंगे और दूसरों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश करेंगे, वो तो ठीक बात नहीं है। यूपी को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि आप यूपी में बड़े बैटल की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, यूपी में हमने एक यात्रा किया, उसके बाद अभी दूसरी यात्रा हमारी रामपुर से अमरोहा के लिए है। नहीं, हमारा जो पूरा फोकस है वो अभी जनता के मुद्दे उठाने का है। गठबंधन में जाएंगे, अकेले जाएंगे, क्या करेंगे, ये फैसला जब अभी हमारा पंचायत चुनाव हो जाएगा उसके बाद करेंगे। शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष को तो आप सुन ही रहे हैं टीवी अखबार में, अगर आप थर्मामीटर लगाएंगे तो विपक्ष में सबसे मजबूत आवाज और सबसे ज्यादा सुने जाने वाले सांसद संजय सिंह हैं। इनका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा आपको, लेकिन बातचीत से लगता है कि उस खामियाजा को उठाने के लिए तैयार हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया जो है वो कम से कम इतना स्पेस दे रहा है कि आप ऐसे नेताओं को भी वहां सुन सकते हैं जो संसद में बोलते हैं और मीडिया में वो दरकिनार कर दिए जाते हैं। शुक्रिया सर, धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।